नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय। मैं हूं जिग्नेश परमार और आप देख रहे हैं हमारी आवाज़ यूट्यूब चैनल। केंद्र सरकार ने आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की घोषणा की है और उसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित करवा लिया है केंद्र की वर्तमान बीजेपी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। उसके खिलाफ में सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की है, जिनका नाम है विपिन कुमार भारतीय जी, जो आज हमारे साथ है। विपिन कुमार जी, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो विपिन कुमार जी, आपने जो ये जनहित याचिका जो दायर की है जी, वो उसका बेसिस क्या है, जो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि किस बेस के आधार पर आपने जनहित याचिका दायर की है, क्योंकि ये तो कानून बन गया अभी। तो कानून के खिलाफ में आप गए हैं, तो उसका आधार क्या है और किस आधार पर आपने दायर की है? जी, सबसे पहले मैं आप लोगों के बीच एक बात रखना चाहता हूं कि हमारे देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें शक्ति संतुलन किया गया है। शक्ति संतुलन करने के पीछे हमारे उन महान संविधान निर्माताओं का, खासतौर पर बाबा साहब का, उनका यही विजन था कि कहीं ऐसा ना हो कि शक्ति का कोई एक अंग जो है आर्बिट्रेरी पावर कैप्चर कर ले। तो वो शक्ति संतुलन किया गया है, उसी की मैं बात करूँ आपके बीच। विधायक का कोई भी एक्ट ला सकती है। उसको एक्ट लाने के लिए बाकायदा अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को समझाना होता है, पास कराने के लिए। बेसिक चीज समझा रहा हूँ आपको मैं। पास वहां से हो सकता है, फिर जो प्रेसिडेंट साहब है हमारे, वो एज पर द एडवाइस उनको सिग्नेचर वो कर देते हैं इसको। हालांकि होल्ड भी कर सकते हैं, ये प्रक्रिया है हालांकि। लेकिन हमारे बीच ये एक्ट आ चुका है। एक्ट आने के बाद में जो मैंने शक्ति संतुलन की बात करी थी, तो शक्ति संतुलन में जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन, मतलब विधायिका क्या कर रहा है उसको संविधान सम्मत जांच करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है। सर्वोच्च न्यायालय इन प्लेस है, तो सर्वोच्च न्यायालय के पास में जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन है। जुडिशियल रिव्यू कराने के लिए हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने ये 2-3 बातें रखी हैं एक्ट के बारे में। मेरा एक्ट को लेकर मेरा संशय है, ये एक्ट जो है एक आधारहीन तथ्य पर आधारित है। संविधान की जो मूल भावना है उसके हिसाब से संबंध नहीं रखता है। वो कैसे है, मैं आप लोगों के बीच रखता हूँ। अगर हम एक्ट की कॉपी पढ़ें तो एक्ट में ये लिखा हुआ है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को सरकार शैक्षणिक एवं एडमिनिस्ट्रेटिव और जितने भी अन्य जो रोजगार के क्षेत्र हैं वहां पर आरक्षित करती है 10% के अनुपात में। ये पूरा आप समझ गए कि ये पूरा इसका सोल पर्पज है, पूरा उद्देश्य है। तो इसके जो उद्देश्य है, मैं पहले उसी पे बात करता हूँ। उद्देश्य में क्या लिखा है? इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ द सिटीजन। तो मेरा ये मानना है कि हमारे देश में तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सिटीजन एग्जिस्ट ही नहीं, कहीं नोटिफाइड है ही नहीं, कहीं किसी तरह का ऐसा सर्वे नहीं हुआ, कहीं किसी कमीशन ने बताया नहीं, किसी तरह की प्रक्रिया ऐसी फॉलो नहीं हुई। और मैं किसी से भी पूछूं, अगर मैं बताऊं कि भाई आपको क्या इस तरह से सरकार के द्वारा क्या आपको नोटिफाई किया गया है, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो वो अभी तक ऐसा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का इस तरह से कोई क्लास डिफाइन नहीं है। तो मेरा ग्राउंड है कि जिस उद्देश्य के लिए माननीय हमारी भारत सरकार ने ये प्रयास किया है, जिस सेक्शन के लिए किया है, वो सेक्शन आइडेंटिफाइड नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि कोई भी एक्ट बनाने के लिए उसको संविधान सम्मत दिखाना पड़ता है कि संविधान में कहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है, संविधान कहाँ से पावर देता है। तो जो पावर इन्होंने इस एक्ट को दी है, वो पावर इन्होंने ली है आर्टिकल 46 से। आर्टिकल 46 हमारे जो संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में आता है, जिनको राज्य के नीति निदेशक तत्व बोला जाता है। इस आर्टिकल 46 में ऐसा बोला गया है कि जो स्टेट स्पेशल केयर देगा एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल को। क्या शब्द है यहाँ पर? वीकर सेक्शन। यहाँ पर इकोनॉमिक सेक्शन नहीं है। दूसरी बात उन्होंने ये भी बताया कि कौन से वीकर सेक्शन, ये बोला इन पर्टिकुलर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड shall protect them from social injustice and all form of exploitation। मतलब इन पर्टिकुलर में वो शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल ट्राइब है, और उनको किससे प्रोटेक्ट करेगा? सामाजिक अन्याय से और शोषण से। तो वीकर सेक्शन को पूरी तरह डिफाइन किया गया है। यहाँ पर कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लिखा कि उनको इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन से भी वो स्टेट उनको बचाए। तो ये जो रेफरेंस लिया हुआ है, रेफरेंस भी मुझे लगता है मिस इंटरप्रेटेड है। बिल्कुल, इसको परिभाषित सही तरह नहीं हुआ। मैं ये नहीं कहूंगा भाई बहुत इंटेंशनली हुआ, मैं तो कहूंगा भाई बाय मिस्टेक हो गया, जैसे भी हो गया।
बट एक्ट पे मेरा कहना एक्ट से ही है कि ये एक्ट के जो 2 आधार हैं। अब जब जो आधार मैंने पहली बात करी थी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात हुई है, तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो एक तरह से वो हमारी थ्योरी में है। तो जो एक्ट का आधार थ्योरी है, तो उस थ्योरी के ऊपर बनी हुई जो बिल्डिंग है वो कहाँ से टिकेगी? तो एक्ट का आधार जब निराधार है तो एक्ट भी आधार है। यही बातें मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रखी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पर वो संज्ञान लेंगे। लेकिन आपने जो बताया जो वीकर सेक्शन नहीं है, तो इंदिरा साहनी वर्सेस भारत सरकार का जो केस था मंडल कमीशन का, तो वो भी आधार है, उसमें भी कोई इकोनॉमिक क्राइटेरिया का जिक्र नहीं है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक क्रिमिनल का एक इकोनॉमिक क्राइटेरिया लगा करके पेश किया हुआ है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इसको भी इसी आधार पर लिया जाए कि भाई चलो ओबीसी को आर्थिक आधार पर रखा गया है तो उसको भी रखा जाए? देखिए, आपने बड़े जेन्युइन सवाल उठाया है और मैं इसकी महीनता में जाऊंगा, मैं इसके अंदर जाऊंगा। आपने 2 बातें उठाई, एक तो इंदिरा साहनी केस की बात करी। अगर इंदिरा साहनी केस को भी कोर्ट करें तो 50% से ऊपर देने को मना कर दें, तो सीधे वहीं से ही ये जो पूरा एक्ट है आधारहीन हो जाता है, वहां से वो उस आधार पर जाता है। दूसरी बात आपने बोली इकोनॉमिक बात जो करी है, उन्होंने किसको बोला इकोनॉमिकली? क्रिमिनल की बात किसके लिए की? अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए ना। तो क्या हमारे देश में ओबीसी एग्जिस्ट नहीं करता है? उनका तो बकायदा सेंसस हो रखा है, उनके लिए तो बकायदा एक नोटिफाइड सरकार के पास में जानकारियां हैं कि कौन कौन से वर्ग ओबीसी में आते हैं। तो वहां तो है ना, मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन आइडेंटिफाइड नहीं है, नोटिफाइड नहीं है। तो वो जो आधार है, अगर इवन इसको अगर करना ही था तो इसको पहले बकायदा हम देश के अंदर एक सर्वे करा सकते थे, तब भी ये मुद्दा नहीं रहता। फिर दूसरे मुद्दे में मैं कहता, इस पर ना कहता। अभी इस पर इसलिए कह रहा हूँ कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन नाम की कोई क्लास ऑफ सिटीजन नोटिफाइड नहीं। एक और पॉलिटिकल सवाल मैं करना चाहता हूँ कि इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है आपके हिसाब से? देखिए, सामान्य नागरिक के नाते अगर मैं बात करना चाहूँ तो बिल्कुल हर एक सरकार के कुछ न कुछ उद्देश्य होते हैं और वो होने भी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टी को पावर में आना है तो उनको अपनी जनता के बीच में जो भी वोटर्स हैं उनको अपील तो करना पड़ेगा अलग अलग तरीके से। तो बिल्कुल उद्देश्य है इसके पीछे, और क्या है सब पब्लिक जानती है, मैं क्या कह सकता। नहीं, मैं एक एज ए पत्रकार के तौर पर एक जानना चाहूँगा, अभी जो माहौल बन रहा है, और 9 अगस्त की बात करें कि 9 अगस्त को कुछ लोगों ने दिल्ली के वहाँ जंतर मंतर पर संविधान जलाया, जो इसी सरकार के आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग ऐसे बताया जाता है। तो आपको क्या नहीं लगता नहीं कि ये आर्टिकल 15 और 16 में जो अमेंडमेंट किया गया है, तो संविधान को बदलने के लिए, जो उनके मंत्री का भी एक बयान आया था कि भाई हम लोग संविधान को बदलने के लिए आए हैं, तो उस दिशा में ये कदम है? आपको ऐसा लगता है? मैं ऐसा सवाल करना चाहूँ। सवाल आपका बड़ा टफ सवाल आपने पूछा है। देखिए, मैंने फिर वही बात बोली कि हर एक पार्टी की अपनी विचारधारा है, किसकी क्या विचारधारा है। इस बात को कहने से पहले मैं बताता हूँ मेरी क्या विचार। मेरी विचारधारा संवैधानिक है, मेरी विचारधारा समानता की, मेरी विचारधारा वो है जो बुद्धा बोलते हैं, मेरी विचारधारा वो है जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हमें दिया है। तो उस विचारधारा के आधार पर मैं संविधान की भावना में भरोसा रखता हूँ, संवैधानिक तरीके को ही मानता हूँ और संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार करता हूँ। तो ये मेरी बात हो गई। और जहाँ तक जिस एक्ट की बात आप कर रहे हैं, जो भी ऐसा एक्ट अगर यहाँ पे हुआ है, हाँ मुझे भी जानने को मिला है, बिल्कुल उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको सजा होनी चाहिए, क्योंकि संविधान का अपमान अवहेलना हर एक नागरिक का अपमान है, पूरे देश का अपमान है, सही नहीं है। और दूसरी बात है, सबकी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है, उसके लिए काम कर रहा है, तो वही है जनता के बीच है। जो संवैधानिक लोग हैं वो संवैधानिक विचारधारा को बढ़ाने का प्रयास करें और हम सबको संविधान के साथ जाना चाहिए। आप अभी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, तो आप संविधान को बचाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय आपकी याचिका पर एंटरटेन करेगा, या फिर उसी आधार पर बहुत सारी पीआईएल जो आती है उसी आधार पर आपको देखेगा? देखिए, एक याचिकाकर्ता के तौर पर, एक सिटीजन ऑफ इंडिया के तौर पर मेरा ये भरोसा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमारे संविधान की रक्षक है, उसको कस्टोडियन भी बोला जाता है, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन का। तो बिल्कुल मेरा भरोसा है उनके ऊपर, और उन्होंने इतिहास में बहुत अच्छे काम किए। आज हमारे देश की जो संवैधानिक व्यवस्था अगर कहीं टिकी हुई है ना, उसमें हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा रोल है। तो मैं तो बहुत भरोसा रखता हूँ और मुझे उम्मीद है कि इन जो तर्क सहित जो हमने आधार पेश किए हैं उन पर काम होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून को रद्द कर सकती है? मुझे बिल्कुल पूरा भरोसा है, क्योंकि तथ्य जो हमने रखे हैं उनके आधार पर तो करना चाहिए।
बाकी देखिए निर्णय क्या आता है वो बात की बात है। हमारा काम है प्रयास करना। हम खुद में सुप्रीम कोर्ट नहीं है, हम याचिका करते हैं। हमारा काम जो हम है वो हम कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारे साथ विपिन कुमार भारतीय जी थे, जिन्होंने PIL दाखिल की है जनहित याचिका, और इनका कहना है कि जो सरकार ने जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो डाला है प्रावधान में, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मतलब ये किसी भी सूरत में ये टिकने वाला कानून नहीं है। तो मेरी दर्शकों से और दूसरे लोगों से भी अपील है कि इस बार भी, यहाँ गुजरात में हम लोग बोलते हैं कि ये लॉलीपॉप वाली सरकार है, तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन बोलकर कुछ लोगों को सरकार ने लॉलीपॉप दिया है, ऐसी लग रहा है हमको। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, बड़ी अच्छी बात ध्यान आ गई है। एक बात मैं मेरी देश की सभी जनता से बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे गांव में देहातों में जो प्रचार हुआ है वो प्रचार गलत है। प्रचार ये हुआ है, प्रचार मीडिया द्वारा हुआ है, इंटेंशनल है अनइंटेंशनल है उसको मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तो कह रहा हूँ प्रचार हुआ है कि सामान्य वर्ग के लिए है 10%। देखिए भाई साहब, ऐसा है कि देश में सामान्य वर्ग जैसी भी कोई वर्ग नहीं है, बिल्कुल हर एक आदमी सामान्य है। अगर वर्ग हम आइडेंटिफाइड वर्ग की बात करें तो आरक्षित वर्ग है, बिल्कुल जो पहले से आरक्षित है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, वो आरक्षित है, उनकी गणना हो गई, बिल्कुल ठीक है। और बिल्कुल तो ये, और जो हमारे सामान्य वर्ग के आदमी जो खुद को सोच कर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनसे भी मेरा कहना है कि आप लोग इसको समझिए डीपली। आप लोग गहराई में समझेंगे तो आप लोगों के लिए बिल्कुल क्लियरली हो जाएगा कि ये इसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, हम सब एक ही हैं, मतलब आप भी और हम सब एक ही हैं। मैं सभी सिटीजन को भारत का कॉमन नागरिक मानता हूँ, हम सभी सामान्य हैं। बिल्कुल सर, यही जो बात कही है विपिन कुमार जी ने, सामान्य। तो मैं एक और एडिशन करना चाहूँ इनकी बात को, कि अगर हम लोग सभी ने रेलवे में सफ़र किया है, तो रेलवे में सफ़र करते हैं तो AC का डिब्बा अलग होता है, स्लीपर कोच अलग होता है, और एक होता है सामान्य। तो सामान्य में सब लोग आ जाते हैं, वही चीज है ना, जिसने टिकट लिया है वो बैठ सकते हैं, तो वही सामान्य है। सामान्य नाम की कोई कैटेगरी नहीं है। तो विपिन कुमार जी, आपका धन्यवाद फिर से हमारी आवाज़ चैनल से जुड़ने के लिए। हमारी आवाज़ चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो बोला जाता है वो बहुत सारा दुष्प्रचार कर रहा है। जैसे बताया विपिन साहब ने कि सवर्ण आरक्षण या सामान्य आरक्षण बोलकर, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों में जागरूकता लाइए। धन्यवाद।